आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ है और इसी सिलसिले में हमने T20 सीरीज स्टार्ट किया है। इस 2020 सीरीज़ में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज इस सीरीज़ की अगली कड़ी में हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से पूछे गए 20 प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अभी हाल ही में TRE 2.0 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें से मेरे कुछ ही वीडियो अभी अपलोड हुए हैं, उनमें से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारे वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोग आज बात करते हैं हिस्ट्री के 20 प्रश्न को। अगर ये 20 प्रश्नों की सीरीज हम लोग बना लेते हैं तो आगे चलकर आपको काफ़ी एग्जामिनेशन में सहूलियत होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार के इतिहास से भी संबंधित है और भारत के इतिहास से भी संबंधित है। चूँकि भारत का एंशिएंट हिस्ट्री तो टोटली बिहार का ही इतिहास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन है लिच्छवी, मौर्य, गुप्त, चोल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की तपस्या को भंग करने का भरपूर प्रयास किया था, उन्हें रिझा करके उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास की थी। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने स्थान से डिगे नहीं, अपने विचार से डिगे नहीं और अंततः उनके इस अटूट ये भक्ति से और महात्मा बुद्ध के हार न मानने की जो जीवट मतलब कह सकते हैं कि उनका जो संकल्प था उससे प्रसन्न होकर अंत में आम्रपाली उनकी शिष्या बन जाती है। तो ये हम लोग इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। वैशाली जब महात्मा बुद्ध पहुँचे थे तो ये नगर वधु उनके पास गई थी और वो चाहती थी कि उनकी तपस्या या फिर उनके जो धर्म है उनको नष्ट करके, उनको रिझा करके ये कर दें, हम उनका ये कर दें। लेकिन उन्होंने ऐसा, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवट संकल्प के बल पर आम्रपाली को झुकने को मजबूर कर दिया और अंततः आम्रपाली उनके पैरों में गिर पड़ी और शिष्या बनाने की आग्रह करने लगी, जिसके बाद उन्हें भी बौद्ध धर्म में जगह मिल गई और शिष्या बन गई थी। तो इस तरह से आप इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिजन। हरिजन आंसर हो जाएगा इसका, हरिजन। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया था? आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी A.O. ह्यूम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस तरह से इसके स्थापना में जो ऑप्शन आ रहा है A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसका जो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। आप सभी लोग जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था नयर सर्विस समाज, सत्यशोधक समाज, महाजन संगम, भुक्काली संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रबाहु। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वां और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। ये जैन शब्द किस चीज़ से बना है? तो जीन से बना है। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता का यहाँ का क्या मतलब? विजेता का मतलब कि जो भी व्यक्ति वित्त, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, वासना इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है
अर्थात जिस व्यक्तियों ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, वही विजेता कहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने सभी चीज़ों पर नियंत्रण पा करके विजेता बनने का कार्य किया है, उन्हें ही जीन कहा गया है और इसी से शब्द से बना है जैन। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थ मतलब रास्ता, यानी जो रास्ता बतलाए वो तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 24वां तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन था पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रबाहु। इसका ऑप्शन हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन स्थगित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए थे। भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया था। उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एकाएक हिंसात्मक हो गया था। आप सभी लोग जानते होंगे कि फरवरी 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को यूपी में एक चौरी चौरा कांड हो गई थी। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था शुरू 1920 में, और 1922 में चौरी चौरा, यूपी में एक चौरी चौरा थाना था। उस इलाके में थाने के मतलब दारोगा और थाने के पुलिस बल के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई थी, जिसमें से प्रदर्शनकारी एक मारे गए थे और कुछ घायल हो गए थे। जिसके मतलब प्रतिक्रिया में प्रदर्शनकारियों ने उस चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए थे। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर के, यानी गुस्सा होकर के, महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी काफ़ी अहिंसक प्रवृत्ति के थे और अहिंसा और सत्याग्रह पर जोर देते थे। उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं थी और वो अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। इसलिए उन्होंने हिंसा अचानक फैल गई थी उस आंदोलन के दौरान, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी कि एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसको वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था, यह किस स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है हमें? तो बौद्ध परंपरा से, जैन परंपरा से, तिब्बती परंपरा से, कलहन की राजतरंगिणी से। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलहन की राजतरंगिणी से। कलहन की राजतरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर नामक शहर को बनाया था, बसाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ऑप्शन है गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा, भद्रबाहु द्वारा। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा। आप सभी लोग जानते होंगे मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जैन भिक्षु थे उन्हें भिक्षुआ नहीं मिल पा रहा था और खाने के लाले पड़ रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे। उस स्थिति में पाटलिपुत्र में जो आधे जैन श्रमिक थे वो आधे पटना में रह गए थे, पाटलिपुत्र में रह गए थे, और आधे भद्रबाहु के साथ चले गए थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक के राज्य में, श्रवण बेलगोला में के आसपास। तो फिर जब वो वहाँ से आए थे तो फिर यहाँ पे जो पटना में जो रह रहे थे आपका स्थूलभद्र, इन दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। तो इसलिए जैन धर्म में विभाजन हो गया था, क्योंकि यहाँ जब आए थे लौट के भद्रबाहु तो उन्होंने देखा कि यहाँ के पाटलिपुत्र के भिक्षु लोग कपड़ा पहनने लगे थे, जबकि जैन धर्म में कपड़ा पहनने की मनाही थी। तो इस तरह से इसका आंसर भद्रबाहु होगा। चूँकि भद्रबाहु अकाल पड़ने के दौरान जब दक्षिण भारत में गए थे तो उन्होंने उसी समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसका आंसर सही हो जाएगा भद्रबाहु द्वारा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? मुख्य पुरोहित, महादंडनायक, मंत्रिमंडलम, राजा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा। गुप्त काल में राजा सबसे बड़ा अधिकारी होते थे, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था तो उस किताब का नाम क्या था? यानी महाभारत का फारसी जो अनुवादित रूप है उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है साकिनात अल
अल्पया, रज्मनामा, इकबालनामा, अकबरनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा का रज्म शब्द जो फारसी भाषा में होता है उसका अर्थ होता है युद्ध। तो महाभारत में तो आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। यानी फारसी में जब महाभारत का अनुवाद हुआ था अकबर के काल में तो इसका नाम था रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास। आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, मैं बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास, क्योंकि नवपाषाण काल में ही खेती बाड़ी की शुरुआत हुई थी। अतः इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में, यानी 7000 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 13 नंबर पे, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? ईश्वर में, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का रूपांतरण, जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म। तो फ्रेंड्स उन्होंने वो ईश्वर को नहीं मानते थे, इस तरह से आत्मा को भी नहीं मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म को वो मानते थे, जो कि हिंदू धर्म में भी ये विश्वास था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, राजगिरी। तो फिर फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, आप समझते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो भारत को आज़ादी के समय आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले जो गवर्नर जनरल थे, इसके पहले आज़ादी से पहले, आज़ादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हें ही रिपीट किया गया था। यानी स्वतंत्रता के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल के पद पर रखा गया था। और कुछ समय बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ से वापस इंग्लैंड जाने की इच्छा जताई थी, तब जाकर के श्री राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड चले जाने के बाद भारत के जो गवर्नर बने थे उस समय, वो थे श्री राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी। बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो श्री राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल का पोस्ट ही संविधान बनते ही, संविधान लागू होने के साथ ही हम लोगों ने अपने संविधान के तहत गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर लिया था और एक निर्वाचित राष्ट्रपति वाली व्यवस्था हमने अपनाया था। और इस तरह से संविधान लागू होने के दिन से ही, और 24 जनवरी एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही 24 जनवरी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसमें संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। और इस तरह से गवर्नर जनरल का जो पद नाम था वो बदल गया राष्ट्रपति, और वो अब निर्वाचित होने की व्यवस्था हो गई। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया था। इस तरह से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर का जन्म, ये तो हम लोगों ने नहीं देखा है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स वैशाली, मगध, सारनाथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, वैशाली के कुंडग्राम में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाली की धरती जो है महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि है और महावीर की जन्मभूमि है। क्योंकि वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में ही हुआ था 540 ईसा पूर्व में, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैशाली। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, बल्कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न 18 नंबर पे है, कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक, रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन नहीं जानता होगा? अबुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिनके जन्मदिन 11 नवंबर पे भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण बर्मन, अनंत बर्मन, देव बर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आजकल राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मंदिर के निर्माण से संबंधित प्रश्न तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आप सभी लोग जानते होंगे पुरी में हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कृष्ण भगवान के
सम्मान में होता है। तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि पुरी में जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है कृष्ण वर्मन, अनंत वर्मन, देव वर्मन, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हमारा जो क्लास है, हमारा जो ये वीडियो है और अच्छा होते जाएगा और बहुत जल्द ही हम व्यवस्थित तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आदि जो जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी हम शुरुआत करने वाले हैं व्यवस्थित तरीके से। अभी तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यह भी चीज़, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन भी बनना चाहिए। तो क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग एक 2020 सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें 20 प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री से 20 प्रश्न। आप सभी लोग पिछले सीरीज़ को भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप देखिए इस चैनल को, इस चैनल पे आप अभी देख रहे हैं जिस T20 सीरीज़ का ही ये हिस्ट्री का सीरीज़ है। तो आप इस चैनल के और वीडियो को भी देखें और जितने भी T20 सीरीज हो, बिहार करंट अफेयर्स हो, नेशनल इंटरनेशनल हो, इन सभी चीज़ों को आप देख करके लाभान्वित होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में इस चैनल से बहुत सारी मदद आपको मिलने वाली है। बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2024 में। BPSC हेडमास्टर की बहाली होने वाली है, लगभग 10 से 11 हज़ार हेडमास्टर, +2 स्कूल के हेडमास्टर की बहाली होगी। 40 से 45 हज़ार के बीच में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की बहाली होने वाली है। नियोजित शिक्षक लगभग 3 लाख हैं, उनकी 3.5 लाख हैं, उनकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है। इसमें भी काफ़ी मदद पहुँचाएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का भी सिलेबस कहीं ना कहीं आपको BPSC के टीचर के सिलेबस से ही बराबर होने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एसए का एग्जाम होगा, फिर नए सिरे से बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का, तो कई सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ये T20 सीरीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आगे देखने को मिलेंगे। तो बाद में अफसोस न करें, इसलिए अभी ही हमारे सभी वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और इस 20 प्रश्न का हम लोग तुरंत क्विक रिवीजन करते हैं। और एक बार T20 2020 सीरीज है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, सब्जेक्ट हिस्ट्री। वेलकम टू योर चैनल। आपका अपना चैनल है ये कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर। आप सभी का अपना चैनल है कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर। आप सभी इस चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो आप सभी लोग इसको देखें। क्विक रिवीजन में बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? हरिजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले जी इसके संस्थापक थे। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो गया था। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर का निर्माण किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कल्हण की राजतरंगिणी। उसके बाद है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी राजा होते थे, सर्वोच्च अधिकारी राजा होते थे। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम क्या? रज्मनामा। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में 7000 ईसा पूर्व के आसपास। बी आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्न से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 16 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? वैशाली। सांची के स्तूप का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है आप सभी को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज T20 सीरीज। आगे भी हम लेकर आएंगे इसको, और ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल बनने जा रहा है। और आगे चल करके हम सभी विषयों के व्यवस्थित तरीके से स्टडी शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं 1 से 2 दिनों में पॉलिटिकल क्लास आपको मिलेगी एकदम 0 लेवल से। आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे, BPSC हेडमास्टर का दे, BPSC आपको टीचर का देने वाले हों, BPSC 70वीं PT के देने वाले हों, उसके बाद बिहार SI का एग्जाम देना हो, बिहार SSC, बिहार पुलिस, जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए व्यवस्थित तरीके से बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। पहले हम
एक जीएस का सिलेबस बताएंगे एक वीडियो में, उसके बाद एक एक विषय को का एक्सप्लेन करेंगे किस विषय में कितना क्या पढ़ना होता है। उसके बाद हम विषय के हिसाब से विषयवार क्लास शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू।